सभी सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। मैंने हाल ही में दिए गए अपने एक वक्तव्य में स्तानिस्लावस्की की चर्चा की है तथा भरत मुनि के अभिनय सिद्धांतों से कहाँ तक वे जुड़ते हैं अनजाने में, इस पर भी मैंने चर्चा की है। वास्तव में तो स्तानिस्लावस्की, ब्रेख्त, आर्तो और ग्रोतोव्स्की ये यूरोप के 4 महान रंगकर्मी या बड़े नाट्य निर्देशक हैं जो जाने अनजाने में एशिया की पारंपरिक नाट्य कला से और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की परंपराओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं। ब्रेख्त का अवतरण 20वीं शताब्दी के रंगमंच की एक क्रांतिकारी घटना रही है। यूरोप का रंगमंच पूरी तरह से नई शक्ल अख्तियार कर लेता है। ब्रेख्त के आगमन के साथ रंगमंच का पूरा सौंदर्य शास्त्र भी बदल जाता है। अरस्तु के समय से चली आ रही जो परंपरा है, ग्रीक रंगमंच से चली आ रही जो प्रविधियां हैं, उन सब पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बर्तोल्ट ब्रेख्त ने दर्शक और अभिनेता के बीच की उस अदृश्य चौथी दीवार को ढहा दिया, जिसे कि 2500 साल की यूरोप की रंगमंच की परंपरा ने मजबूती से खड़ा करके रखा था। अभिनेता यह मानकर के अभिनय करता है कि दर्शक और उसके बीच में एक दीवार है, पारदर्शी दीवार हो सकती है, जिससे कि दर्शक उसको तमाशबीन की तरह देख रहे हैं। वह दर्शकों से अलग है और दर्शक यह मान करके नाटक देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वह सचमुच में एक यथार्थ घटना हो रही है। ब्रेख्त ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दर्शक को यह मानने देंगे कि यह सब कुछ अभिनय ये लोग कर रहे हैं, सब कुछ वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता का भ्रमजाल जो खड़ा किया जाता था यथार्थवाद के नाम पर, उसको ब्रेख्त ने उच्छिन्न कर दिया। इसका बड़ा गहरा असर, क्योंकि यह जो एक प्रकार से दिखावा अभिनेता करता है कि मैं दर्शकों से एकदम अलग हूँ और मैं उस दुनिया में हूँ, वे उस दुनिया में हैं, यह पार्थक्य दर्शक और अभिनेता के बीच का टूट जाता है, दीवार टूट जाती है। इसका बड़ा गहरा असर ब्रेख्त ने जो इसको तोड़ा, इस दीवार को आधुनिक रंगमंच पर पड़ा। और ब्रेख्त ने मूल सूत्र जो अभिनय के लिए दिया कि अभिनेता अपनी भूमिका से अलग होकर दर्शक को सीधे संबोधित कर सकता है, वो भूमिका का बयान करता है, भूमिका से तादाद में वह नहीं करता है, भूमिका के बारे में दर्शकों को वह बताता है, दर्शकों को सजग करता है, जागरूक करता है, उस समय के बारे में जागरूक करता है जिस समय का नाटक बयान है, उसके पात्रों के बारे में जागरूक करता है, उनको सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय रंगमंच में तो यह, जिसको नरेशन का रंगमंच कहा जाता है, वर्णन का रंगमंच कहा जाता है, कि सूत्रधार वर्णन कर रहा है पात्रों का, या कोई पात्र अपने अनुकार्य से, जिसकी भूमिका उसे करना है उसको अनुकार्य कहते हैं, उससे अलग होकर के उसका निरूपण करता है, उसका वर्णन करने लगता है। यह हमारे लोकनाट्यों में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी यह बात एक प्रविधि के रूप में प्रयुक्त होती रही है। जो आख्यान का रंगमंच है उसमें तो सूत्रधार कथा के बारे में, कथा के पात्रों के बारे में गायन करता है और अभिनय भी उसके साथ करके बताता है। अभिनय तो उसमें रहता ही है। आख्यान सत्ताम तल लभते यद्य अभिनयन पठन गायन,
ग्रंथिक एकः कथयति गोविंदवत अभिहिते सदसि आख्यान के रंगमंच के बारे में बताते हुए भोज ने श्रृंगार प्रकाश में कहा कि कोई कथा ग्रंथ से पढ़ करके सुनाई जा रही, उसके साथ साथ अभिनय भी किया जा रहा है, संगीत भी उसके साथ चल रहा है, गान हो रहा है, तो ये आख्यान हो जाता है या रंगमंच बन जाता है। तो कथा का निरूपण हो रहा है, कथा के पात्रों के बारे में भी बताया जा रहा है, उन पात्रों का अभिनय भी उसके साथ पात्रों से अलग होकर के अभिनय हो रहा है। तो यह अलग प्रकार की अभिनय की प्रविधि उससे बनेगी, जिसको कि एलियनेशन इफेक्ट के द्वारा प्रेक्त ने बताया कि पार्थक्य प्रभाव इसका होगा। तो दर्शक जिसको कहा जाता है वे उस भूमिका में तादात्म्य का अनुभव नहीं करेंगे। यदि वह रोता है तो वे उसके साथ साथ भावाविष्ट होकर के रोने लग जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि वे उस परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो हमारे विमर्श को, विवेक को जगा करके रखा जाए, यह ब्रेख्त चाहते थे। और ये लोक नाट्यों में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की भी कई प्रविधियों में यह बात हम देखते हैं। विशेष रूप से नाट्यायित की जो अवधारणा भरत मुनि ने सामान्य अभिनय के अंतर्गत बताई है 22वें अध्याय में, उसमें तो स्पष्ट रूप से नाट्यायित की व्याख्या करते हुए कहा ही गया है कि कोई अभिनेता अभिनय करता हुआ काल प्रकर्ष के लिए, समय कुछ लंबा खींचने के लिए दर्शकों को सीधे संबोधित करके कुछ कहने लगता है, उस भूमिका के बारे में बताने लगता है या उससे संबंधित गीत गाने लगता है। तो यह नाट्यायित है। दो प्रकार का नाट्यायित जो बताया भरत मुनि ने, उसमें सीधे सीधे भूमिका से अलग होकर के और दर्शकों से संवाद करना। तो ये जो दीवार है, यह तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वैसे भी नहीं है, जो यथार्थवादी रंगमंच में जो एक अदृश्य दीवार बनी रहती है कि अभिनेता इस बात को बुलाए रखता है कि उसका नाटक देखने वाले मौजूद हैं, वे देख रहे हैं, उनके और उसके बीच में दीवार मान करके वह अभिनय करता चला जाता है। तो यह आख्यान के रंगमंच में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के नाट्यायित की प्रविधि में तथा उनके सिद्धि विचार में विशेष रूप से हम देखते हैं। दो प्रकार की सिद्धि नाट्यशास्त्र में 27वें अध्याय में भरत मुनि ने बताई, मानुषी और देवी सिद्धि। मानुषी सिद्धि में दर्शक अभिनेता के अभिनय को समझता है, सराहता है, प्रतिक्रिया प्रकट करता है, चेलांगुली प्रक्षेप कर सकता है, अंगूठी उछाल करके उसको पुरस्कार के स्वरूप देता है, अपना दुपट्टा अंशुक आदि उसको दे देता है कि बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो। तो अभिनेता को अभिनेता के रूप में देखता है, भूमिका की सराहना करता है, वो भूमिका को समझता भी है, कथा को समझता भी है, सराहना करता है, उसका विवेक जो विमर्श है वह बना हुआ है। मानुषी सिद्धि में यह होता है। देवी सिद्धि में उभय देश काल त्याग हो जाता है। अभिनेता और प्रेक्षक, श्रद्धेय प्रेक्षक, जो उनका देश काल है, जो रंगमंच का देश काल, जिस ऑडिटोरियम में प्रेक्षक सन्निवेश में प्रेक्षक बैठे हुए हैं, उसका देश काल, उस सब से वे ऊपर उठ करके एक नए टाइम और स्पेस के फ्रेमवर्क में, नए दिक्काल के आयाम में पहुंच जाते हैं, जहां पर साझेदारी उनकी होती है। एक देश काल में वे स्थित हो जाते हैं। अभिनव गुप्त की शब्दावली में यह वह देश काल त्याग है। यह तो देवी सिद्धि में होता है, जहाँ पर कि मैं नाटक देखने वाला हूँ और मैं नाटक देख रहा हूँ, नाटक का आनंद ले रहा हूँ, ये अच्छा अभिनय कर रहा है, मैं इसकी सराहना कर सकता हूँ, वाह वाह साधु साधु ऐसा कह करके। उसके लिए भरत मुनि ने तो प्रेक्षकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, क्या क्या उनको करना है, अच्छा अभिनय यदि हो रहा है तो उनको कैसे अपना प्रतिसाद या रिस्पांस देना है, इस पर भी भरत मुनि ने चर्चा की है। यह जो मानुषी सिद्धि है, उसमें तो पार्थक्य अभिनेता और दर्शक का बना हुआ है। सोच करके यह अभिनेता अभिनय कर रहा है कि दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं अभिनय कर रहा हूँ, भूल नहीं गया है सब कुछ, और दर्शक भी भूल नहीं गया है कि यह नाटक हो रहा है, अभिनय हो रहा है। वो उसकी सराहना करते हुए उसको चीयर अप भी कर सकता है,
उसके भी तरीके भरत मुनि ने बताए हैं। सिद्धि अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मानुषी सिद्धि में जिसको व्यक्त ने पार्थक्य प्रभाव या एलिनेशन इफेक्ट कहा है, वह बना हुआ है। ये 2000 साल 2500 साल पहले हमारी परंपरा में उस बात को सिद्धि के द्वारा, नाट्यायित के द्वारा, नाट्यशास्त्र में जो प्रतिपादित कोटियां हैं उनके द्वारा बता दिया गया था। और कई नाटक हमारे यहाँ ऐसे मिलते हैं जिनमें कि बीच बीच में सूत्रधार हस्तक्षेप करता है। लोकनाट्यों के जो लिखित रूप मिलते हैं, उपरूपकों के जो लिखित रूप मिलते हैं, विशेष रूप से जो 15वीं-16वीं शताब्दी के पश्चात नाटक आए संस्कृत में, विद्यापति का नाटक है गोरक्ष विजय, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है धूर्त समागम, ये मिश्रित भाषा में भी लिखे गए हैं, जिनमें कि संवाद सूत्रधार के गद्य में और संस्कृत में है, और गीत मैथिली में है, या यदि उड़ीसा में लिखा गया है तो उड़िया में है, यदि बंगाल में शंकरदेव आदि के नाटक हैं तो ब्रजबुली में है गीत उसके। तो यह गीत में उस भूमिका के बारे में, उस पात्र के बारे में वर्णन है, कथा के बारे में नरेशन है। सूत्रधार बीच बीच में प्रेक्षकों को संबोधित करते हुए चलता है। तो ये अलग प्रकार का जो वर्णन का रंगमंच है, ये हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी था और बाद में भी ये चलता रहा, लोकनाट्य में भी ये चलता रहा। ब्रेख्त ने इसको एपिक थिएटर या महाकाव्यात्मक रंगमंच कहा, कि काव्यों में जैसा वर्णन होता है उस प्रकार से हम पात्रों का वर्णन करते हैं। कविता और नाटक के बीच की दूरी को भी उसने समाप्त कर दिया, तो काव्य उसमें रह सकता है। उसने जो त्रासदी का अनुभव है उसमें पूरी तरह से निमग्न हो जाए दर्शक, इसको निवारित करने के लिए उसने कहा कि हम ट्रेजेडी में कॉमेडी जोड़ देंगे, त्रासदी में हम सुखांत नाटक ला देंगे बीच बीच में। यह भी हमारे यहाँ होता रहा है। विदूषक बीच बीच में हमारे यहाँ आ जाता है, हस्तक्षेप करता है, विदूषक बीच बीच में दर्शकों को संबोधित करता है। कुटियाट्टम के रंगमंच में तो विशेष रूप से यह होता ही है। तो यह विदूषक का रंगमंच, सूत्रधार का रंगमंच, उसमें पार्थक्य प्रभाव बना रहता है। ब्रेख्त ने इस पर जोर दिया कि पार्थक्य प्रभाव हमको सायास निर्मित करना चाहिए। पार्थक्य प्रभाव कैसे हम बनाएंगे, इसके बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए अभिनेताओं को, क्योंकि इस बात का उन्होंने कहा कि मैं विरोध करता हूँ कि प्रेक्षक अपने विवेक को, विमर्श की शक्ति को पूरी तरह से तिलांजलि दे दे और नाटक की दुनिया में पूरी तरह से खो जाए, डूब जाए। तो यह जो ब्रेख्त ने अपना रंग दर्शन या फिलॉसफी ऑफ थिएटर बनाई, उसकी रंगमंची परिकल्पनाओं, सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांतों और अभिनय की पद्धतियों का कहीं न कहीं से भारतीय नाट्य परंपरा से साम्य बन जाता है। ब्रेख्त ने नाट्यशास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, नाट्यशास्त्र से वे परिचित नहीं थे। यह उन्होंने अवश्य कहा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि हमको जो यूरोप की परंपरा है उसमें नया कुछ, सार्थक कुछ करने के लिए एशिया के पारंपरिक नाट्यों की ओर देखना चाहिए। ब्रेख्त ने सायास फिर इसमें हम लाएंगे, यह जो यथार्थ का भ्रम खड़ा किया जाता है उसको हम तोड़ेंगे, तो सायास पार्थक्य हम पैदा करेंगे, इस पर उन्होंने बल दिया। हमारे यहाँ यह सायास नहीं है, जो सहज रूप में चला आ रहा है रंगमंच आख्यान का, उसमें यह अपने आप रहा ही है। हमारी परंपरा में यह सहज भाव से आदिम काल से यह पार्थक्य प्रभाव रहा है। और ब्रेख्त के शब्दों में उसको अत्यधिक यांत्रिक और वैज्ञानिक विकास के बाद हमको अब लाना है। ऐसा जो टेक्नोलॉजी आई है, जो कुछ औद्योगिकीकरण हुआ है, उसके बाद ये आवश्यक हो गया है कि हम अरस्तु की परंपरा के खिलाफ कुछ बगावत करके और एक अपना रंगमंच बनाएं। पर ब्रेख्त ने स्वीकार किया कि जो प्रयोग हम कर रहे हैं वे एशिया के रंगमंचों में, पारंपरिक एशिया के नाट्यों में मूल रूप से रहे हैं। भारत, जापान और चीन के रंगमंच पर सदियों पहले ऐसे प्रयोग हो चुके थे, इसलिए वे अनजाने में नाट्यशास्त्र के रंगमंच के निकट आ जाते हैं। काव्य और नाटक में वे अंतर नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो काव्य का ही भेद
दृश्य काव्य है, काव्य का ही भेद श्रव्य काव्य है। दृश्य काव्य में सारे रूपक आ जाते हैं, तो काव्य के बड़े वृत्त में सब कुछ आ जाता है। पश्चिम में यह विभाजक रेखा बीच में रही है कि कविता और नाटक अलग अलग हैं, और जो ग्रीक परंपरा से चला आ रहा ड्रामेटिक थिएटर था, उसके ढांचे को तोड़कर ब्रेख्त ने एपिक थिएटर का अपना मानक खड़ा किया, और वस्तु जगत से परे किसी दूसरी दुनिया में खो जाए दर्शक, इसका ब्रेख्त ने विरोध किया। भरतमुनि में भी यह ऐसा तादाद में यहाँ अभीष्ट नहीं है जिसमें कि दर्शक पूरी तरह से अपनी सत्ता को भूल करके, और मैं राम को ही देख रहा हूँ, केवल राम ही राम है, राम का अभिनय करते हुए किसी अभिनेता में ऐसी भावना करता है, ये वास्तव में रसानुभूति या नाट्यानुभूति नहीं होगी, और अन्य किसी प्रकार का रंगमंच हो सकेगा। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में यह अभिनय की धारणा नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं से ये बोध तो बना ही रहेगा कि हम दर्शक के रूप में इस नाटक को देख रहे हैं, भले ही तादाद में एक सीमा पर अनुभव करता है। अभिनेता भी तादाद में आपत्ति उसको होती है एक सीमा तक, लेकिन जीव तो अभिनेता का ही रहता है जो दूसरी भूमिका में चोले में प्रवेश करता है। इसलिए आत्मावष्टंभ बना रहता है, जैसा अभिनव गुप्त कहते हैं। स्वात्म मात्र में स्थित वह रहता है उस भूमिका के बीच में, उस भूमिका के भीतर जाकर के, भूमिका की काया में जाकर के। इसलिए दृष्टा वह बना रहता है, भूमिका का साक्षात्कार करता है। भूमिका का साक्षात्कार करता हुआ या तो उसके भीतर से भूमिका जो कहती है उसको, भूमिका में जो पात्र बोलता है उसको कहने लगेगा, या उस पात्र के बारे में कहने लगेगा। दोनों ही प्रविधियां इससे निकलती हैं जो भूमिका में अभिनेता का प्रवेश है। तो यह बखान का, नरेशन का तत्व बना रहता है, और भ्रमजाल नहीं है, भ्रम नहीं है रसानुभूति, कि हम मान लें कि सचमुच का हम कुछ देख रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि रसानुभव जो है वह परमात्मक अनुभव भी नहीं है। लोल्लट के मत में भले ही वह बनता हो आरोपवाद में, पर अभिनवगुप्त और स्वयं भरत भी यह नहीं कहते हैं कि यह भ्रम की दुनिया खड़ी की जाती है इसमें। ब्रेख्त कहते हैं कि मैं शेक्सपियर का कोई नाटक देखने जाता हूँ, रिचर्ड थर्ड में देखने जाता हूँ, तो इसका आशय यह नहीं है कि मैं रिचर्ड तृतीय के जैसा अपने आप को महसूस करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही हो सकता है, यही होना चाहिए कि मैं उसके चरित्र के वैशिष्ट्य और उसकी असाधारणता को समझना चाहता हूँ। तो एक जादुई माहौल बना दिया जाए जिसमें एक भ्रमजाल में हम खो जाते हैं कि सचमुच में ऐसा हुआ। जैसे कि इंद्रजाल बनाया जाता है, तो आग लगी तो सचमुच में आग लग गई है ऐसा भ्रम होने लगता है, जबकि सचमुच की आग नहीं होती है। तो यथार्थवाद में जो दृश्य बंध खड़े किए जाते हैं उसमें ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि सचमुच में यह होता है। इस तरह का यथार्थवाद भरतमुनि के प्रस्थान में नहीं अट सकता है। तो किसी जादू या करिश्मे से हमको अपने रंगमंच को बचाना होगा, ऐसा ब्रेख्त कहते हैं। ब्रेख्त कहते हैं कि चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार अलग है, चित्र को बनाते हुए अपने आप को देखता है, सजग रहता है चित्र के बारे में, चित्र बनने के बाद भी अपने को उससे अलग करके देखता है। चित्र का अस्तित्व चित्रकार के अस्तित्व से अलग है। शंकुक ने तो चित्रकला का दृष्टांत दिया ही है कि चित्र में बने हुए अश्व को दर्शक देखता है तो सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य चारों प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीति उसको होती। मिथ्या प्रतीति भी नहीं हो सकती, सम्यक प्रतीति भी नहीं हो सकती कि यह सचमुच का अश्व है। चित्र देख रहा है तो सचमुच का अश्व उसको क्यों सोचेगा? अश्व से मिलता जुलता कोई जानवर है ऐसा भी नहीं सोचेगा कि यह खच्चर या गधा है, क्योंकि अश्व की प्रतीति तो हो रही है। सम्यक प्रतीति नहीं हो सकती, सादृश्य की प्रतीति नहीं हो सकती है। मिथ्या भी नहीं कह सकता है कि नहीं है तो अश्व नहीं है, क्योंकि बहुत हूबहू अश्व का चित्र साकार कर दिया है चित्रकार ने। संशय भी नहीं कर सकता है कि मैं घोड़े को देख रहा हूं कि गधे को देख रहा हूं, ऐसा संदेह भी नहीं कर सकता है।
इसलिए शंकुक कहते हैं कि विलक्षण है यह प्रतीति। तो यह भ्रमात्मक बोध नहीं है, मिथ्या बोध नहीं है, सम्यक बोध भी नहीं है, कुछ भिन्न ही प्रकार का बोध यह है। इसलिए भ्रमजाल नहीं कह सकते हैं इसको कि सचमुच में हम ऐसा देख रहे हैं, सचमुच सचमुच के राम को हम देख रहे हैं, राम का अभिनय करते हुए किसी पात्र को देख करके। ऐसा वस्तुतः अनुभव नहीं होता। एक अलौकिक सा अनुभव कुछ वो होता है, वो कला का अनुभव होता है जो लौकिक अनुभवों से भिन्न होता है, यह तो भरत मुनि कहते हैं। तो कुछ न कुछ पार्थक्य तो बना रहता है जो कला में प्रस्तुत किया जा रहा है संसार उससे दर्शक का, क्योंकि वह भ्रम नहीं समझता, उसको सचमुच में घटित में देख रहा हूँ ऐसा नहीं उसको समझता है, उससे तादाद में पूरी तरह से वह नहीं कर सकता है। इस प्रकार से ये जो रसानुभूति है जटिल सम्मिश्र अनुभव हुआ करता है, और अरस्तु जो नाट्यानुभव का स्वरूप बताते हैं उसमें वे अभिनय में पार्थक्य प्रभाव को निर्मित करने पर बल देते हैं। सभी सिद्ध अभिनेताओं के अभिनय में पार्थक्य प्रभाव तो रहता है। यदि वह सचमुच में पूरी तरह से डूब जाएगा तो अभिनय बंद हो जाएगा। हनुमान का अभिनय करता हुआ अपने आप को पूरी तरह से हनुमान ही समझ लेता है अभिनेता, तो सचमुच में छलांग लगा करके और लांघने लग जाएगा तो कुछ अनर्थ हो सकता है, आविष्ट हो जाएगा उससे, तो अनर्थ की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए तादात्म्यापत्ति नहीं होती अभिनेता की भी, दर्शक की भी नहीं होती। यह एक विचित्र प्रकार का अनुभव है। तादात्म्य होता है, फिर बाहर आकर के कोई समझता है कि यह तो हम नाटक देख रहे थे। ब्रेख्त इस पर जोर देते हैं कि नाटक ही हम देख रहे हैं, इसको समझ बूझ करके नाटक देखे। अभिनेता भी समझता हुआ अभिनय करे कि मैं इस पात्र को रच रहा हूँ। उस अलगाव को बहुत ज़्यादा दूर तक खींचते हैं। हमारी भरत मुनि की परंपरा में इतनी दूर तक नहीं इसको खींचा गया है, और ये बड़ा अनिर्वचनीय होता है कि कहाँ वह प्रवेश कर गया है, कहाँ वह बाहर आ गया है। यह उसकी अभिनय की बड़ी जटिल स्थितियां हैं। दर्शक के साथ भी यही होता है। तो कहाँ तादात्म्यापत्ति हो गई है, कहाँ हम उससे निकल करके अलग हो करके भी देख रहे हैं। पूरी तरह तादात्म्यापत्ति न तो अभिनेता की और न दर्शक की ही संभव है, क्योंकि उससे तो जो आविष्ट दशा होगी उसमें नाटक नहीं रह जाएगा, उसमें रंगमंच नहीं रह जाएगा। रंगमंच नाटक बना रहना चाहिए, नहीं तो नाटक खत्म हो जाएगा। वो और कुछ हो सकता है कि हनुमान का अभिनय कर रहा है, सचमुच में उसने बड़ी छलांग लगा दी, फिर मर भी गया, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए उससे बाहर आना चाहिए उसको। जो आवेश है, आवेश तो आ जाता है। कवलम नारायण पणिक्कर उसको आवेश कहते हैं, हमारे यहाँ उसको तादात्म्य कहते हैं। उस तादात्म्य से बाहर भी उसको आना होता है। ब्रेख्त कहते हैं कि हम स्वातंत्र्य का सिद्धांत प्रतिष्ठित करते हैं, प्रेक्षक की आलोचना बुद्धि और विवेक का स्वातंत्र्य बना रहे, उसके लिए हम पार्थक्य प्रभाव निर्मित करते हैं। हालांकि सदैव संभव नहीं हो पाता है। ब्रेख्त अपने अभिनेताओं को डांटते थे कि तुम उसमें डूब जाते हो, उसके अभिनय करते हुए तुम खो जाते हो उसमें और अपने आप को भूल जाते हो कि मैं अभिनेता हूँ, अभिनय कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पर यह तो सहज रूप में होता ही है। जो अभिनय करता है उसमें चला जाता है उसके चोले में और भूल जाता है, फिर बाहर आकर के फिर देखे, यह तो होता रहता है। लेकिन ऐसा कहाँ तक संभव है कि अच्छा अभिनेता जो है लगातार पार्थक्य का निर्वाह करता ही रहे। व्यक्ति ने कहा कि नहीं, उसको लगातार पार्थक्य का निर्वाह करना चाहिए, पर यह संभव होता नहीं है। व्यक्ति ने बर्लिन असेंबल नाम से अपनी संस्था बनाई। उनके नाटक बहुत सराहे गए, जो पार्थक्य प्रभाव निर्मित करते हुए उन्होंने नाटक कराए, क्योंकि एक अलग प्रकार का रंगमंच बनता है जिसमें दर्शक के रूप में उसको सराहते रहते हैं। उसका अद्भुत अनुभव होता है। बर्लिन एंसेंबल ब्रेख्त के निधन के पश्चात उनके सहयोगी उसी तरह से चलाते रहे और वे उसी तरह से अभिनय उसमें करके दिखाने का प्रयास भी करते रहे। मुझे यह अवसर मिला कि बर्लिन एंसेंबल में ब्रेख्त का ही नाटक उनकी परंपरा के अभिनेताओं के द्वारा किया जाता हुआ मैं देखूं। काकेशियन चाक सर्किल मैंने देखा। मुझे लगा कि एलियनेशन इफेक्ट पूरी तरह से सब जगह नहीं रह पाया है और दर्शकों में तो नहीं ही रह पाया है।
ब्रेख्त ने कहा है कि नाटक देखते हुए कोई सिगरेट पीता है, कोई ट्रेजेडी देख रहा है, रोना गाना चल रहा है, उसमें कोई सिगरेट पीते हुए देख रहा है तो उसकी अनुमति होना चाहिए, उसको बुरा नहीं माना जाना चाहिए। वह अपने विवेक के साथ में उसको समझने सराहने के लिए, उससे अलग होने के लिए सिगरेट सुलगा लेता है, तो मैं तो उसकी अनुमति दूंगा उसको। पर जो काकेशियन चाक सर्किल चल रहा था उसमें कई दृश्यों में दर्शक ऐसे खो गए थे। मैं तो जर्मन का नाटक देख रहा था, जर्मन में बहुत मामूली सी थोड़ी बहुत उस समय समझता था, बाद में तो वो भी भूल गई। तो क्योंकि कथा कुछ मालूम थी, हम देख चुके थे बुंदेली में काकेशियन चाक सर्किल को और भाषाओं में, तो हम समझ सकते थे कि क्या हो रहा है और दर्शक क्या अनुभव कर रहे हैं। तो नायिका छोटे से बच्चे को लेकर के भाग रही है, उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके बच्चे को छीनने के लिए लोग, वो बेतहाशा दौड़ रही है। सामने पानी है, अथाह जल है, उस पर पुल है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, पुल जो हिल रहा है, टूटने वाला है, और नायिका एक कदम आगे लेती है, एक छलांग में उस पुल को पार करती है। तो 2-4 सेकंड का जो समय है उसमें हमको लगा कि जैसे सबकी सांसें बंधी हुई हैं। छलांग लगा करके नायिका पुल पार कर लेती है, पुल भर करके टूट जाता है। वो लोग जो उसको पकड़ने आए थे वो इस पार ले जाते हैं, वो उस पार चली जाती है। यह कुछ मिनट का दृश्य है। सचमुच का कोई पुल नहीं था, एक पटिया रख दिया गया था। उसको जिस तरह से वो छलांग लगा करके उसके मुख पर जो भाव है, बच्चे के लिए, बच्चे को कांख में दबोचे हुए है बचाने के लिए, और किसी तरह छलांग लगा करके लांघती है उसको। तो ये जो पूरा दृश्य है, इसमें तो जो अभिनय करने वाली नायिका है और दर्शक हैं, सब उस दुनिया में चले जाते हैं। बाद में सोचते भी हैं किसी तरह छलांग लगा ले, और जब छलांग लगा लेती है तो सांस में सांस आती है कि बच गई। सबको मालूम है कि छलांग लगा के उस पार चली जाएगी 1 मिनट में, वो लोग उधर ही रह जाएंगे, कहानी सबको मालूम है। लेकिन यही अभिनय की खूबसूरती है। वही कर्णभार, वही मध्यम व्यायोग 10 बार देखते हैं, मालूम है कि क्या होगा। कर्ण जो है कवच कुंडल अपने काट करके दे देगा, लेकिन जब दिखाया जाता है कवलम नारायण पणिक्कर का, तो दर्शक क्या फिर से इसको देखेंगे और उसी सराहते हुए देखते हैं उसके अभिनय को, उस पूरे दृश्य को, उसमें डूबते भी हैं। तो ये तो चलता है। नाटक की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब दुनिया होती है, हम उसको बार बार देखने जाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे काकेशियन चाक सर्किल या खड़िया का घेरा हो, जो कि हिंदी में कई बार खेला जाता है, दुनिया की कई भाषाओं में खेला गया। ब्रेख्त का यह अजर अमर नाटक है, अद्भुत नाटक है। थ्री पेनी ओपेरा भी उनका बहुत खेला जाता है, उनके कई नाटक खूब खेले जाते हैं। ब्रेख्त बड़े कवि भी हैं, कवि के रूप में बहुत मशहूर हैं। ब्रेख्त बड़ी हस्ती हुए क्योंकि कवि, नाटककार, कथाकार, रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक, नाट्य सिद्धांतकार सभी के रूप में अपनी क्रांतदर्शिनी प्रतिभा का परिचय उन्होंने दिया। कुल मिलाकर के ब्रेख्त जो कर रहे थे वो हम करते आ रहे थे, बवाई में, तमाशा में, कुटियाट्टम में, माच में, अपने लोकनाट्यों में, भरत मुनि की अनेक अवधारणाओं में। और ब्रेख्त जो करना चाहते थे अंततः वो अंतिम सत्य नहीं है। यदि वे इस पर बहुत आग्रह करते हैं कि नहीं, शुरू से आखिर तक एलियनेशन इफेक्ट या पार्थक्य प्रभाव को बरबस बना करके रखो, तो ये संभव नहीं हो सकता था। तो क्योंकि वो स्वयं अनुभव करते थे कि मैं कहता तो हूँ कि पार्थक्य प्रभाव बना करके रखो, लेकिन अभिनेता हर जगह बना कर नहीं रख पाते हैं। अभिनेता स्वीकार भी करते हैं कि आपने बड़ी फिलॉसफी खड़ी की है, रंगमंच का दर्शन आपने दिया है कि हमको उसको नरेट करना है उससे अलग होकर के, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता है। हम तो कथा भी कहते हैं, कोई उसकी दुनिया में उतनी देर के लिए चले जाते हैं। सूत्रधार का जो रंगमंच उसमें कथा कहता है, भागवत कथा कहता है, तो कथा के पात्रों से दूरी उसकी, उनका बयान ही कर रहा है।
लेकिन कभी कभी उनके भीतर चला जाता है कि यह तादात्म्य, यह तो नाटक की दुनिया में एक ऐसा तत्व है कि यह आएगा। इन शब्दों के साथ ब्रेख्त के बारे में आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।